तो दोस्तों, दिल्ली की एक लड़की जिसका नाम था रिया। रिया बहुत दिनों से अपने गांव जाना चाहती थी। उसका गांव था बिहार में। और बिहार एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि जहां पर बिहार के आउटर इलाके हैं वहाँ भूत प्रेत छलावा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चाल चलन है। तो वो अपने घर वालों से बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि मेरी अब छुट्टी पड़ गई है। उसकी उम्र थी कम से कम 13-14 साल। वो 12वीं क्लास में पढ़ती थी और वो अपने घर वालों से जिद पड़ रही थी कि मेरी छुट्टी पड़ गई है और मुझको दादा दादी और चाचा चाची के यहाँ गांव जाना है घूमने के लिए। और घने दिन हो गए हैं मैं घूमने के लिए भी नहीं गई हूँ। तो उसके पिताजी पहले तो मना किया करते थे कि गांव मत जाओ, वो बहुत आउटर इलाके में रहते हैं और तुमको शहर की बजाय वो जगह ज़्यादा सूट नहीं करेगी। लेकिन उसने बोला कि मैं एडजस्ट कर लूँगी, मुझको बस खाली दादा दादी के पास जाना है, घूमने जाना है, उनसे मिले भी बहुत दिन हो गए हैं। तो फिर बाद में उसके पिताजी मान जाते हैं। वो अब अपना सामान वगैरह बांध कर रेडी हो जाती है और उसके पिताजी उसको रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठा कर वापस आ जाते हैं। वो बिहार तक तो रेल में गई, उसके बाद वहाँ से उसने एक बस पकड़ी और बस से सीधा अपने गांव खोखर पहुंची। तो खोखर पहुंचते ही उसने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा आउटर इलाका है, बहुत पुराने कच्चे मकान बने हुए हैं और गांव एक दूसरे के पास नहीं है, मतलब दूर दूर पर गांव बसे हुए हैं। जैसे एक गांव 1 किलोमीटर दूर दूसरा गांव, फिर दूसरा गांव, ऐसे गांव बसे हुए हैं। और ज़्यादा बिजली का भी ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है और सवारियों का भी ज़्यादा सुविधा नहीं है, कच्ची सी सड़कें बनी हुई हैं। तो वो कैसे न कैसे पहुंच जाती है। धूप बहुत पड़ रही थी, उसको गर्मी भी लग रही थी। तो जैसे ही वो अपने दादा दादी के पास पहुंचती है, उसके दादा दादी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही उसके चाचा चाची सब, चाची चाची के बच्चे सब देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारी बहन आई है हमसे मिलने के लिए। और वो खूब पूरा दिन एंजॉय करते हैं। दादा दादी से जो है अपने सारे जो है घर वालों की बात, अपने स्कूल की सब चीज़ की चर्चा वो करती है, सब चीज़ की बात उनसे करती है। और उनको भी, दादा दादी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी पोती हमसे मिलने के लिए आई है। अब ये कम से कम 10-15 दिन के लिए आई थी और अपने साथ बहुत सारा सामान लाई थी। तो दादा दादी ने इसको एक रूम दिया, तुम इस रूम में रहो और इस रूम की साफ़ सफाई हम करवा देंगे। तो उन्होंने दूसरे दिन चाचा चाची से कहकर उस रूम की साफ़ सफाई करवा दी और रिया उस रूम में रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, दादा दादी ने रिया को बताया जब रात होने वाली थी कि रिया, हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, रात होने के बाद अगर सब अपने कमरे में चले जाएं सोने के लिए तो तुम कभी भी कमरे से बाहर मत आना। तो वो घर वालों से पूछती हैं, दादा दादी ऐसा क्यों, मैं घर से बाहर, कमरे से बाहर क्यों नहीं आ सकती? दादा दादी उससे कहते हैं कि हम तुमको बाद में बताएंगे, अभी हम तुमको ये बात नहीं बता सकते, बस जितना कहा जाए उतना करो। तो वो थोड़ा सा चौंक जाती है और सोचने लगती है कि दादा दादी मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊं। अरे अपना ही तो घर है, अपना ही तो गांव है, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ घूमने आई हूँ, तो ऐसा क्या हो जाएगा रात में। तो उसने इस बात को जाने दिया, इग्नोर किया, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई खाना वाना खाकर। उसके बाद क्या हुआ, उसको रात को कम से कम 1 या 2 बजे बहुत तेज़ टॉयलेट लगी। तो टॉयलेट के लिए तो उसको घर से बाहर जाना पड़ेगा, कमरे से बाहर। तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और उसको इतनी तेज़ टॉयलेट लगी कि उसने अपने दादा दादी की जो बात थी उस पर गौर ही नहीं किया। वो जब अपने रूम से निकली तो उसके रूम से थोड़ी दूर चलकर ही टॉयलेट था। तो टॉयलेट में जैसे वो घुसने लगी, उसने देखा कि बाहर एक पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ था उनके घर के बाहर, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी हुई है और वो खाली रिया को ही देख रही है। तो रिया पहले तो उस औरत को देखती है कि वो बहुत पुरानी सी उसने साड़ी बांध रखी थी सफ़ेद कलर की और थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी रिया की तरफ देखकर। तो रिया पहले तो बाथरूम के अंदर घुसती है, उसके बाद टॉयलेट वगैरह करने के बाद जब वो बाहर आती है हाथ धोने के लिए, वो देखती है कि वो औरत अब भी वहीं पर खड़ी हुई है और मेरी तरफ ही देख रही है। तो रिया ने सोचा शायद गांव की कोई औरत होगी और उसने जो है उस औरत को इग्नोर किया और अंदर जाने लगी। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाने लगी
वो औरत तेज तेज हंसने लगी। तो उस औरत को देखकर रिया चौंक जाती है और देखने लगती है ये औरत इतनी तेज तेज क्यों हंस रही है, और वो भी रात के समय, शायद कोई पागल होगी। तो रिया ने इग्नोर किया और वो अपने रूम में चली गई। उसके बाद जो है दूसरे दिन रिया अपने दादा दादी के पास गई और उनको कुछ भी उसने नहीं बताया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि अगर बता देती तो उसको ये भी बताना पड़ता कि घर से बाहर, मतलब कमरे से बाहर मैं गई, और उसके बाद दादा दादी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते मुझसे। तो इसलिए उसने दादा दादी को ये बात नहीं बताई। तो क्या हुआ, रिया अब उसी बात चीज़ के बारे में सोच रही है, शायद वो औरत थी कौन, वो औरत मुझको देखकर हंस क्यों रही थी, ये बात उसके दिमाग में चल रही थी। तो दादा दादी ने उसको ऑब्जर्व किया कि वो अपने ही में खोई हुई है, कुछ गहरी बातों में खोई हुई है, कुछ सोच रही है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या सोच रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो रिया उससे अपने दादा दादी से बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस वैसे ही सोच रही हूँ कुछ। तो उसके बाद दादा दादी कहते हैं चलो ठीक है। तो फिर दोबारा रात होती है, फिर वो अपने रूम में जाती है और उसके बाद उसने सोचा कि शायद आज और देखूं एक बार कि सब तो अब सो गए होंगे, कम से कम 11 साढ़े 11 बज गए हैं, गांव में वैसे भी लोग जल्दी सो जाते हैं, अब भी वो औरत बाहर है कि नहीं। तो जैसे ही कमरे से बाहर जाती है वो देखती है कि वो औरत वहीं पर खड़ी हुई है और उसकी तरफ ही देख रही है। उसके बाद जो है रिया अपने छत से उतरती है, छत पर उसका कमरा था, और उस औरत की तरफ जाती है। जैसे ही वो उस औरत की तरफ जाती है तो वो औरत सीधा चलने चालू कर देती है और उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। तो रिया भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चलती है और उसको आवाज़ भी लगा रही है, लेकिन वो औरत एक टक भी उसको पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसको ऐसा लग रहा था कि इस औरत को मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रही है और ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। तो चलते चलते घनी देर हो जाती है। उसके बाद जो है रिया देखती है कि सामने एक तालाब है और वो औरत तालाब के पास आकर रुक जाती है। तो रिया उस औरत के पास जाती है और उस औरत से बोलती है कि कौन हो तुम, और रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और डेली तुम हमारे घर के आगे आकर क्या करती हो, और मुझको देखकर हंस क्यों रही थी, मुस्कुराए क्यों रही थी। लेकिन वो औरत कुछ भी जवाब नहीं देती। रिया जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखती है वो औरत एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रिया बहुत चक्की हो जाती है और सोचने लगती है ये थी कौन जो कि एकदम से गायब हो गई, और मैंने तो जस्ट इससे सवाल पूछा था। तो रिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागती है। भागते भागते रिया पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी और सीधा अपने कमरे में जाकर घुस जाती है। और कमरे में जाने के बाद रिया बहुत ही ज़्यादा रोती है, उसको पसीना पसीना वो हो गई थी भागते भागते, उसके सांस भी फूल गई थी। उसके बाद उसने थोड़ा सा पानी पिया और लेट गई, लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आई, वो बस खाली उस औरत के बारे में ही सोच रही है। अब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि मुझको शायद दादा दादी जी को ये बात बता देनी चाहिए। फिर जैसे ही वो दादा दादी को बताने गई, लेकिन वो बता नहीं पाई क्योंकि उसको डर था कि शायद ये मुझको डांटेंगे। तो फिर वो अपने में ही खोई हुई थी। दादा दादी कई दिन से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे जब से ये आई है। उसके बाद से पहले दिन तो ये ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन से ही जो है इसके हाव भाव चेंज हो रहे हैं। तो दादा दादी वहाँ पर जो है बहुत दिनों से रह रहे थे, उनको पता था कि इसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है यहाँ पर। तो दादा दादी ने उससे पूछना चाहा लेकिन उसने नहीं बताया। उसके बाद क्या हुआ, अब दूसरी रात आती है। दूसरी रात रिया फिर उठ कर देखती है कि वो औरत वहाँ पर है कि नहीं। वो औरत अब भी वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो रिया डर के मारे जो है अपना रूम अंदर से लॉक कर लेती है और रूम में चली जाती है और अपने बिस्तर पर बैठकर खूब रोती है कि ये औरत है कौन जो कि डेली मेरे घर के सामने आ जाती है और मुझको देखती है, हंसती है। तो उसको इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था क्या चीज़ मेरे पीछे लग गई है। और उसने सोचा कि कल जैसे ही सुबह होगी मैं दादा दादी को सब चीज़ बता दूंगी। तो पूरी रात वो अब भी नहीं सोई, वो उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी कि कभी ये औरत मेरे पास नहीं आ जाए, और कभी कुछ ये चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। तो जैसे ही सुबह हुई, सुबह सबसे पहले वो उठी और दादा दादी के पास गई और उनको सब कुछ बता दिया। दादा दादी थोड़े से उस पर गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने जो है हालातों को समझा
और लड़की से कहा कि थोड़ी दूर यहाँ से कि हमारे गांव से थोड़ी दूर पर ही एक गुरुजी रहते हैं, हमको उनके पास जाना चाहिए। अब हमारी समस्या का समाधान वो गुरुजी ही करेंगे। तो उन्होंने जो है रिया के माता पिता को भी कॉल कर दिया था और वो भी दूसरे दिन आ गए थे। अब वो साथ में ही रिया को उस गुरुजी के पास लेकर गए। तो गुरुजी ने बताया कि इसके पीछे जल पिशाचनी लग चुकी है और जल पिशाचनी जिसके पीछे लग जाती है उसको मार कर ही छोड़ती है। तो ये गुरुजी को सारी बात बताती है कि मैं उसके पीछे पीछे गई थी। तो गुरुजी बताते हैं कि वो कोई और नहीं जल पिशाचनी थी और वो तुमको अकेले नहीं मार सकती, उसके साथ एक जल पिशाच भी ज़रूर होगा और वो जल पिशाच जो है अगर वो दोनों साथ में होंगे तभी तुमको मार सकते हैं, अकेले वो तुमको नहीं मार सकती। तो दादी जी बोलती हैं कि जल पिशाच कौन है और वो रहता कहाँ पर है। तो वो बताती है। तो उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि जल पिशाच और कहीं नहीं तुम्हारे गांव में ही किसी का रूप बदल कर रह रहा होगा। तो इसके बाद दादी बहुत ज़्यादा डर जाती है, दादा दादी डर जाते हैं कि गांव में ही रह रहा होगा, फिर तो हमारी पोती की जान को खतरा है। तो फिर क्या होता है कि अब वो गांव में जो है ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमारे गांव में जल पिशाच है। सारे गांव वाले उसको ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन किसी को उसका पता नहीं चलता। इनके घर में दादा दादी हर के घर में एक नौकर था जो कि कुछ दिन पहले ही आया था और उनके घर में, और वो बताता कि मैं दूसरे गांव से हूँ और यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। वो इनके साथ ही रहता था। तो इन्होंने उस पर गौर नहीं किया और बाद में जो है इनको पता चला कि वही जल पिशाच है। और इनको पता कैसे चला कि एक दिन जब ये अपने कमरे में सो रहे थे तो इनको किचन से किसी के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब ये किचन की तरफ गए तो ये देख रहे थे कि रात को जो नौकर है वो करवटें बदल रहा है और सपने में कुछ चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है, जैसे कि उससे कोई बातें कर रहा हो। और जब थोड़ी देर रुक कर उन्होंने देखा तो वो जो है वो नौकर उनका वो और किसी से नहीं जल पिशाचनी से ही अपने सपने में बात कर रहा था कि मुझको मौका मिलने दे और मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसके बाद जो है घर वाले समझ जाते हैं लेकिन वो उस आदमी को कुछ भी नहीं बताते, उस नौकर को। वो दूसरे दिन होते ही गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी सतर्क हो जाते हैं और वो अपना जो भी सामान है कुछ जो भी तो गुरुजी के पास जो भी सामान है और अपने जो है अनुयायी को इकट्ठा करते हैं, अपने साथियों को, और सीधा पहुंच जाते हैं इनके घर और जल पिशाच को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जल पिशाच अपने रूप में आ चुका था। वो कभी किसी के ऊपर झपटा मारता, कभी किसी के, लेकिन गुरुजी ने चारों तरफ से घर के घेरा बना लिया था और लोगों को एक घेरे में बंद कर दिया था कि अगर तुम इस घेरे से बाहर निकलोगे तभी ये तुमको कुछ कर सकता है, वरना ये कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो है गुरुजियों ने कैसे न कैसे उस जल पिशाच को काबू किया और जल पिशाच को काबू करने के बाद उसको अपने साथ ले गए और उनसे कहा कि मैं इस जल पिशाच को ले जा रहा हूँ, इसके पीछे पीछे जल पिशाचिनी भी आ जाएगी, अब तुम्हारा गांव जो है इनसे छुटकारा पा जाएगा। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद उन गुरुजी के पास जल पिशाचिनी भी आ गई और उन्होंने उसको भी कब्जा कर लिया। तो अब घर वाले बताते हैं कि जब से जल पिशाच गया है हमारा गांव पूरा शांत है, रात को हम कहीं भी डोल सकते, कहीं भी जा सकते हैं। तो गांव फिर बाद में कभी भी इन चीज़ों से नहीं गुजरा और रिया भी अपने घर वापस आ गई और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पहले तो इन चीज़ों को मानती नहीं थी लेकिन जैसे भी उसके साथ ये घटना हुई वो भी इन चीज़ों को मानने लगी। घर वाले जो है अब रिया को ज़्यादा सतर्क रखते हैं और ये स्टोरी और किसी ने नहीं, रिया ने हमारे पास शेयर की है जो हम आपके सामने नरेट कर रहे हैं। ये स्टोरी कम से कम 3-4 साल पुरानी है, 2022 या 23 की स्टोरी है, लॉकडाउन के बाद की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको और एक वीडियो में।